हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी से बनने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसमें से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं उसको इस सीरीज़ में डिस्कस करते हैं। हमारी क्लास 7 चल रही है, उसका ये चैप्टर 8 है और ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सीरीज़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं या फिर कोई दूसरे चैनल है, बहुत से चैनल हैं जो कि एनसीईआरटी को आपसे पैसा लेते हैं पढ़ाने के, लेकिन ये चीज़ आपको हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ठीक है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और इसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो इस चैप्टर से बनते हैं वही हम लोगों ने कवर करे हैं। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 8, क्लास है 7 और सीरीज जो सब्जेक्ट है वो है हमारा ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। हिंदी में बोलें तो मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो ये जो चैप्टर है वो हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो आई है उसमें हम लोगों ने चैप्टर आपको डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर बच्चों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद अगर आप एमसीक्यू करते हैं तो चैप्टर पूरा का पूरा आपका कवर हो जाता है, आप बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूसू डॉल्फिन इज़ फाउंड इन द वाटर ऑफ विच रिवर। यहाँ पूछा है कि सूसू डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है। अब देखो, जो सूसू डॉल्फिन है ना, ये जो इसका नाम है इस डॉल्फिन का, ये जो नाम है ये स्थानीय भाषा में बोला जाता है। अगर हम बोलें तो लोकली जो वहाँ के जो लोग हैं उस डॉल्फिन को इस नाम से पुकारते हैं। और इसके दूसरे नाम अगर हम बोलें तो नाम है इसका ब्लाइंड डॉल्फिन और अंधी डॉल्फिन। ठीक है, ब्लाइंड डॉल्फिन हो गई या फिर अंधी डॉल्फिन हो गई। ठीक है, लोकली अगर बोलें तो सूसू डॉल्फिन ये बोली जाती है। तो कहाँ, किस नदी में पाई जाती है? क्या झेलम में, चेनाब में, गंगा में या फिर सिंधु में? तो ये पाई जाती है आपकी गंगा में। और अगर आपका गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र भी लिखा हुआ आता है तब भी आपका क्वेश्चन यही आंसर यही होगा, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आप थोड़ा जान लेते हैं। देखो, ये जो हमारी जो फिश है, जो डॉल्फिन है, ये एक तरीके की मछली होती है। ठीक है, ये सूसू डॉल्फिन है। ठीक है, लोकली इसको बोला जाता है। और साथ में ये कहाँ पे पाई जाती है? देखो, ये पाई जाती है आपको फ्रेश वाटर में पाई जाएगी। ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब हो गया ऐसा पानी जो कि अलवण है। अलवण मतलब जिसमें कोई भी नमक नहीं है। ठीक है, अलवण पानी में पाई जाती है, उसको लोकली क्या बोलते हैं? सूसू बोलते हैं। और तीसरा ये है, ये ऐसा माना जाता है कि अगर ये फ़िश, ये जो डॉल्फिन है, ये डॉल्फिन किसी पानी में दिख जाती है तो इसका मतलब होता है वो पानी वहाँ का शुद्ध है और वो पानी ख़राब नहीं है, बिल्कुल पीने योग्य है, मतलब अच्छा पानी है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी रसायन नहीं है। ठीक है, मतलब गंदा पानी ये नहीं है। लेकिन आज की विडंबना ये हो गई है कि ये जो डॉल्फिन है कहाँ पाई जाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। लेकिन आज की विडंबना क्या है कि धीरे 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 ये जो मछलियाँ हैं, ये जो डॉल्फिन है, ये नष्ट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको चैप्टर में पहले भी पढ़ाया था कि जो गंगा है, गंगा नदी है, उसका जो बेसिन है उसके चारों तरफ, उसके आसपास के, क्योंकि ये प्लेन के एरिया में है तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं, बसावट है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे नगर हैं, तो उनकी वजह से नगर बस गए हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ खुल गई हैं, उद्योग खुल गए हैं। तो उन उद्योग में से जो गंदगी निकलती है ना, तो उस नदी में डाल दी जाती है। और उस नदी से, उस गंदगी से हमारी जो नदी है वो धीरे धीरे गंदी हो रही है। ठीक है, वो धीरे धीरे मरती जा रही है नदी। तो उसकी वजह से ये जो डॉल्फिन की जो तादाद है वो कम हो रही है, ये डॉल्फिन धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। अगर आपसे अंधी डॉल्फिन, ब्लाइंड डॉल्फिन, सूसू डॉल्फिन कुछ भी पूछा जाता है कौन सी नदी में है, तो इसका सही आंसर हमारा होगा गंगा। अगर गंगा है तो गंगा, अगर दोनों हैं तो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, उससे पहले आपको मैं ये बता दूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि उन सभी बच्चों के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई को आसान बनाया जा सके। तो हमारी पहली सीरीज़ है जीएस एमसीक्यूज़ की, जहाँ पर कि हम लोग आपको रेगुलरली आपके लिए 8 चुनिंदा एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेकर आते हैं। और ये वो क्वेश्चन होते हैं जो खबरों में छाए हुए हैं, जिनसे कि
खबरों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो हम लोग आपके रेगुलरली लेकर आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी भी आपसे खबर नहीं पूछी जाती बल्कि उससे बनने वाले क्वेश्चंस को ही पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की, मतलब कि राज्य व्यवस्था की, उसमें आपके लिए 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिर आपकी एनसीईआरटी की सीरीज़, देखो ये वही सीरीज़ है जो आपके साथ में डिस्कस कर रही है एमसीक्यूज़ की। फिर नेक्स्ट है एनसीईआरटी डिटेल की, ठीक है, डिटेल की मतलब उसमें हम पहले चैप्टर पढ़ाते हैं फिर उससे बनने वाले एमसीक्यूज़ को कवर करवा देते हैं। और एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि ये आपके फंडे क्लियर करती है, फंडामेंटल क्लियर करती है। चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। फिर है हमारी ट्रिक की वीडियो, ट्रिक की सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग 5 एमसीक्यूज़ कवर करवाते हैं, अनोखे तरीके से कवर करवाते हैं, फन में कवर करवाते हैं वो एमसीक्यू जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारी करंट अफेयर मंथली। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो पिछले महीने जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ जो रहे हैं उनको हम लोग एक मैगज़ीन के रूप में कंपाइल कर आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम केवल 1 लाइनर में आपको जल्दी से कवर करवा देते हैं। अप्रैल मंथ की हमारी मैगज़ीन आ चुकी है जिसको कि हमने केवल 70 1 लाइनर में कंप्लीट करा है। और है मेंस टॉपिक्स की, जहाँ पर जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी शॉर्ट वीडियो की, शॉर्ट वीडियो जिसमें हम लोग कंसेप्ट वाइज आपको क्लियर करते हैं। और हमारी कम्युनिटी के चैनल में जो हमारे चैनल है उसमें कम्युनिटी में हम लोग क्वेश्चन प्रोवाइड आपको करवाते हैं। आप जाके प्रैक्टिस करिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए, एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और जितनी भी सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी हैं वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चैनल में जाइए, देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बच्चों के साथ शेयर भी चैनल को करिए। फिर हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्या वो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, अमेज़न बेसिन है या फिर मिसिसिपी बेसिन है। अब देखो जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी डिटेल की उन लोगों का ये आंसर बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो इसका सही आंसर है अमेज़न बेसिन। अब अमेज़न कहाँ है, देखो अमेज़न जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ये अमेज़न नदी है, ये अमेज़न नदी आपको मिलेगी साउथ अमेरिका में मिलेगी, मतलब कि दक्षिण अमेरिका में ये नदी आपको मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नदी है हमारी अमेज़न नदी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट रिवर इन द टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, अगर हम ये बोलें पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अब ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है इसीलिए ये विश्व का सबसे बड़ा बेसिन बनाती है, ठीक है। अब देखो ये जान लेते हैं कि हम लोगों ने बेसिन तो बहुत पढ़ लिया, अब ये बेसिन है क्या। अब देखो बेसिन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर देखो एक मेन नदी है, ठीक है, मान लो कि ये मेन नदी है, मुख्य नदी हमारी जा रही है। अब इस मुख्य नदी में जो छोटी छोटी नदियाँ आके अपना पानी डाल रही हैं, ठीक है, मतलब कि उसकी सहायक नदियाँ हो गई, ट्रिब्यूटरीज हो गई, वो भी इससे आके लिंक हो रही हैं, इससे ज्वाइन हो रही हैं। तो ये नदी, तो मेन नदी साथ में ये जो नदियाँ हैं वो कहाँ तक कितने क्षेत्र को कवर कर रही हैं, कहाँ से कितने एरिया को कवर कर रही है। तो इस वाले पूरे एरिया को हम बोलेंगे बेसिन। यहाँ पर बेसिन में केवल मुख्य मेन रिवर नहीं है, मेन रिवर तो है ही, साथ में उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका जो क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है उसको हम बोलेंगे पूरे नदी का बेसिन। अगर अपनी आम भाषा में बोले तो आपके सभी के घरों में बेसिन होगा, मतलब कि वॉश बेसिन होगा। तो वॉश बेसिन भी हमें यही दर्शाता है कि हमारी टंकी का जो भी पानी है वो कितने एरिया तक हम लोग ये कहाँ तक फैलेगा, उसकी लिमिटेशन को दर्शाता है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वॉश बेसिन। ऐसे ही ये वाली नदी को अगर इस कंसेप्ट से हम लोग जोड़ें तो ये भी बेसिन है कि हमारी मेन नदी होगी, साथ में उस नदी वो जो दूसरी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज कहाँ तक फैली हैं, क्या लिमिटेशन है, उसको बताता है हमारा बेसिन। तो ये जो पूरा एरिया हो गया तो ये हो गया अमेज़न बेसिन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लार्जेस्ट कौन सा है, अमेज़न बेसिन। अब यहाँ पर इसको लार्जेस्ट क्यों बोला गया है, आपने सोचा होगा। देखो पहली बात तो ये है कि ये जो नदी है, जो अमेज़न नदी है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, इसलिए इसको हमने सबसे बड़ा बेसिन बोल दिया। साथ में नदी तो है ही और इसमें सहायक नदियाँ भी जा रही हैं। तो वो जो नदियाँ हैं ना वो केवल एक कंट्री या फिर देश से होती नहीं जा रही, बल्कि वो बहुत सारे देशों से होती हुई जा रही हैं। जैसे कि ब्राज़ील हो गया, ठीक है, ब्राज़ील है,
पेरू है, बोलीविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है और वेनेजुएला। तो इतने सारे देशों से होकर गुजर रहा है ये पूरा का पूरा बेसिन, इसीलिए इसको बोला जाता है विश्व का सबसे बड़ा बेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा रिवर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, तो कौन सी हैं? क्या वो घाघरा है, गंडक है, कोसी है या फिर सारी हैं? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो हमारी गंगा नदी है, ठीक है, हम इसको बना लेते हैं मैप में। जो हमारी गंगा नदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं वो बहुत सारी हैं। अब हम मोटी मोटी देख लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये हमारी गंगा नदी हो गई। अब इस गंगा नदी को सबसे पहले राम गंगा ने ज्वाइन करा, ठीक है, राम गंगा ने ज्वाइन करा। उसके बाद गोमती, ठीक है, उसके बाद आपकी आ गई घाघरा, फिर है आपकी गंडक, फिर है कोसी, ठीक है, फिर नीचे से ज्वाइन करेगी इसको सोन नदी। ठीक है, ये सारी की सारी गंगा रिवर की क्या है? सहायक नदियां हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि कौन सी नदी गंगा को नीचे से मतलब कि साउथ डायरेक्शन दक्षिण से ज्वाइन करती है, मिल जाती है, तो वो है सोन नदी। और ऊपर वाली नदियाँ कौन सी है? राम गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी सारी ऊपर वाली नॉर्थ एरिया की रिवर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पूछा है कि अमेज़न रिवर फ्लोज इन, यहाँ पूछा है कि अमेज़न नदी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बहती है? क्या वो इक्वेटोरियल रीजन या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बहती है? कर्क रेखा मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा या फिर फ्रिजिड जोन में बहती है? तो इसका सही आंसर है इक्वेटोरियल रीजन मतलब कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में ये बहती है। अब इसको देख लेते हैं। अब देखो ये जितने भी जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको हम लोग पहले ही करवा चुके हैं, आप जाके हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अब देखो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के बीच की जो रेखा जाती है उसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर इसको बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपकी होती है 0 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पर होती है। इससे ऊपर 10 डिग्री और इससे नीचे मतलब कि 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मतलब कि अक्षांश। इस पूरे एरिया को 10 नॉर्थ से लेकर साउथ तक इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल रीजन या फिर भूमध्य क्षेत्र इसको हम बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अमेज़न रिवर कहाँ तक बहती है? तो अमेज़न जो रिवर है, अमेज़न जो नदी है वो यहीं पर बहती है। अब देखो ये पूरा का पूरा हमने क्या बनाया? पृथ्वी बना दी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस वाले इलाके में हमारा क्या होगा? साउथ अमेरिका मतलब कि दक्षिण अमेरिका होगा। और दक्षिण अमेरिका होगा तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आपको अमेज़न बेसिन मिल जाएगा। अमेज़न नदी तो मिलेगी, साथ में उसकी सहायक नदियाँ मिल जाएंगी। तो आपका क्वेश्चन यही पर है। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इक्वेटोरियल रीजन लाइज बिटवीन। देखो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी पूरा अच्छे से समझाया है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र किन 2 अक्षांशों के बीच फैला होता है, स्थित होता है? तो वो है आपका 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अगर हम मोटा मोटे बारे में बात करें, पूरा एक ओवरव्यू लेके चले तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड। ये पूछा है कि जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो डेल्टा और तटीय क्षेत्र कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, माउंटेनियस मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र में, डेजर्ट में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डेल्टा और कोस्टल रीजन। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि मैंग्रोव वन है, वो डेल्टा और कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। अब चलो ये देख लेते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट है क्या। जब भी कोई नदी, देखो ये जो नदी है, ठीक है, जब भी कोई नदी, देखो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र है और जो हमारा गंगा नदी है वो मिलकर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और हमारी गंगा नदी दोनों मिलकर पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुंदरबन, उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, कौन सा डेल्टा हो गया? सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा होता क्या है? डेल्टा क्या होता है? जब भी कोई नदी पानी समुद्र में गिरने से पहले, ठीक है, समुद्र में गिरने से पहले एक डेल्टा बना लेती है। नदी जब डेल्टा बनाती है तो अपने साथ छोटे छोटे एक मिट्टी के कण लेकर आती है। अब उन मिट्टी के कणों को समुद्र में गिरने से पहले जमा कर देती है। जमा करने पर
एक डेल्टा सा बन जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। अब जैसे कि जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो कहाँ गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिर जाती हैं, तो ये भी एक डेल्टा बनाती हैं। अब इसी के ऊपर, इसी डेल्टा रीजन या फिर कोस्टल रीजन पर अगर हम बोलें तो कौन सी वनस्पति उगती है, वो उगती है आपकी मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ऐसे पेड़ जो नमकीन पानी को सहन कर सकें या फिर नमकीन पानी में उगें और जो कि तटीय क्षेत्र पर उगें, डेल्टा के क्षेत्र पर उगें, उनको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट हमने पढ़ लिया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि देखो तटीय क्षेत्र पर है, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। अब ये जो फॉरेस्ट है ये सघन होते हैं, एकदम डेंस होते हैं, वन है ये, ठीक है। जो यहाँ से बड़ी बड़ी जो क्या बोले हैं कि वेव्स आती हैं, ठीक है, जो पानी पवन आती हैं, ठीक है, पानी आता है, तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये इस पानी को रोक लेते हैं और अंदर के तटीय क्षेत्रों में नहीं जाने देते हैं, जिससे कि जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल रीजन है, वो बच जाते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि अगर ये जो फॉरेस्ट हैं हमारे, अगर इनको हम लोग ख़त्म कर दें, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब क्या हुआ, अब भी पानी आएगा, अब पानी आएगा। अब पानी जब आएगा तो ये फॉरेस्ट हमारे ये वन नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये पानी जो है तटीय क्षेत्रों में घुस जाएगा और साथ में इस तटीय क्षेत्र का इरोजन हो जाएगा, इरोड हो जाएगा और उस पूरे एरिया में, जो एरिया में बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इन द अमेज़न रिवर बेसिन, निम्नलिखित में से कौन से देश अमेज़न बेसिन में आते हैं, ठीक है। क्या वो ब्राज़ील है, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ठीक है, ये हैं, या फिर ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, या फिर ब्राज़ील, चिली, बोलीविया, पेरू, अर्जेंटीना, या फिर अर्जेंटीना, चिली, ब्राज़ील या पेरू। अब देखो इसका सही आंसर है ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर और कोलंबिया। आपको मैंने अमेज़न रिवर बेसिन पूरा का पूरा बता दिया, ये भी बता दिया सबसे बड़ा क्यों है, आपसे मैंने डिस्कस भी कर लिया था, क्योंकि ये जो बेसिन है ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, इसलिए ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा है। और साथ में ये जो नदी है आपकी अमेज़न नदी है, वो भी विश्व की सबसे बड़ी नदी है इन द टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, अगर हम ये बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया ये वाला। और अर्जेंटीना तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अर्जेंटीना जो है वो नीचे की साइड हो जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में अगर हम जाएं तो अर्जेंटीना आपका हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, अर्जेंटीना आपका आ जाता है यहाँ पर। और अगर इन देशों को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो देश ये आपका ब्राज़ील आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका वेनेजुएला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका कोलंबिया आ जाएगा, और यहाँ पर आपका इक्वाडोर आ जाएगा, पेरू आ जाएगा, ठीक है, और बोलीविया आ जाएगा। तो ये सारे मोटे का आपको मैंने मोटा बता दिया कि इन्हीं क्षेत्रों में से होकर हमारा जो अमेज़न रिवर बेसिन है वो पूरा का पूरा बहता है। चलिए ठीक है, अगर इसको मैं मार्क कर दूं, जैसे कि यहाँ पर आ गया ब्राज़ील आ गया आपका, ठीक है, ये आपका वेनेजुएला आ गया, इसको अगर हम बोले तो कोलंबिया आ गया, ठीक है, ये आपका इक्वाडोर आ गया इस साइड में आपका पेरू आ गया, फिर आपका दोबारा बोलीविया आ गया, ठीक है। और इसको जो अमेज़न बेसिन है सबसे बड़ा भाग कौन से देश में बहता है, वो है आपका ब्राज़ील में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको सही कर आएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं समझा रही हूँ उसको कॉपी में ज़रूर नोट करिए, बार बार रिवाइज़ करिए और इस वीडियो को बार बार देखिए आपकी, जिससे कि रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग केवल क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका जो भी बैकग्राउंड है, जो कि बेसिक है, स्टैटिक है, वो भी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नकदी फसल है, क्या वो गन्ना, जूट है, कॉफ़ी है, मक्का, कोक है, या फिर इनमें से सभी हैं। तो सही आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। अब देखो कैश क्रॉप क्या, देखो इसके अगर हम इसके शब्द को भी तोड़ें तो क्या हो रहा है, कैश क्रॉप, ऐसी फसल जिससे कि हमें कैश मिले, ऐसी फसल जिससे कि हमें नकदी मिले। तो ऐसी फसल, जब किसान ऐसी फसल उगाता है, ठीक है, ऐसी फसल उगाता है जिसको बेचने से, ठीक है, वो उसको उसका जो बेसिक आइडिया जो होता है वो उसको केवल बेचना होता है कि ये मैंने फसल उगाई है, मैं इसको बेचूंगा और इससे अपने इनकम कमाऊंगा। तो ऐसी फसल जो केवल बेचने के लिए उगाई जाए, जिससे हमारे क्या पैसा है, उसको हम बोलते हैं नकदी फसल। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एनाकोंडा, पिराना आर मेनली फाउंड
इन एनाकोंडा पिरान्हा मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो गंगा रिवर बेसिन में पाए जाते हैं, अमेज़न नदी बेसिन में, ब्रह्मपुत्र बेसिन में, या फिर डैन्यूब नदी में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है, देखो जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी उनको पता भी होगा, तो इसका सही आंसर है अमेज़न रिवर बेसिन। ठीक है, आपको मैं पूरा समझा चुकी हूँ। अब देखो अमेज़न जो रिवर बेसिन है, ठीक है, ये आपको कहाँ मिलता है? ये साउथ अमेरिका में आपको मिल जाता है। तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर आपको ये अमेज़न रिवर बेसिन मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट है ये, है ना, ये रेन फॉरेस्ट है, मतलब कि वर्षा वन है। तो यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारा घना जंगल है, ठीक है, घना जंगल है पूरा का पूरा। तो ऐसे जंगल में जब पूरा का पूरा घना जंगल है, तो ऐसे जंगल में आपको बहुत ख़तरनाक जानवर मिलते हैं। तो उनमें से अगर हम बोलें तो 2 खतरनाक जानवर हैं, एनाकोंडा और पिरान्हा। अब देखो एनाकोंडा की आपने बहुत सी मूवीज़ भी देखी होंगी, फिल्में देखी होंगी एनाकोंडा की। और पिरान्हा वो मछली है जो कि मांस खाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मांस खाने वाली ये मछली है। उसके सामने कोई भी आ जाए, बड़ा सा बड़ा जानवर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन ये जो मछली है उसको खा जाएगी। तो इस टाइप के जो खतरनाक जानवर हैं वो आपको कहाँ मिलते हैं? अमेज़न के घने जंगलों में या फिर अमेज़न रिवर बेसिन में मिलते हैं। इसके अलावा और भी जानवर मिलते हैं, जैसे कि हो गया मगर, सांप, अजगर, बोआ, ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग कीड़े मकोड़े हो गए, स्नेक्स हो गए, पाइथन्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये भी आपको इस जंगल में मिल जाते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर क्या पूछा है कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सी कृषि से कर्तन दहन प्रणाली संबंध रखती है? क्या वो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, मतलब कि वाणिज्य कृषि है? क्या वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, मतलब कि सघन खेती है? या फिर वो, ये देखो यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा आपका सब्सिस्टेंस, ठीक है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, या फिर इसको हम बोलेंगे तो निर्वाह कृषि है, या फिर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, जो स्लैश और बर्न कल्टीवेशन मतलब कि कर्तन और दहन प्रणाली जो है वो उसको हम लोग सब्सिस्टेंस या फिर निर्वाह कृषि के नाम से जानते हैं। अब ये होती क्या है? अब देखो इस पद्धति में क्या होता है कि हमने मान लिया एक भूमि का बड़ा सा टुकड़ा है, एक लैंड का बड़ा सा टुकड़ा है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं वो क्या करते हैं कि जो भी इस लैंड पर, इस भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी पेड़ पौधा उगा हुआ है, ठीक है, मान लो ये जो पेड़ पौधे उगे हुए हैं, यहाँ पे खूब सारा हरा भरा जंगल है, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, ठीक है, पेड़ पौधे पूरे के पूरे उगे हुए हैं, यहाँ पे पूरे अच्छे से उगे हुए हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, वहाँ के रहने वाले निवासी कि इतने एरिया को, छोटा सा एरिया लेंगे और इस पूरे एरिया को काट देंगे, ठीक है, इस एरिया को क्या कर देंगे? साफ़ कर देंगे। अब वो साफ़ कर देंगे, यहाँ की झाड़ियाँ साफ़ कर दी, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया और जला देंगे, इस एरिया को जला देंगे, ठीक है, काट कर भूमि को साफ़ कर देंगे, इनको जला देंगे। अब जिससे कि जो पोषक तत्व मिट्टी में वो क्या, इसलिए वो क्यों करते हैं कि जलाने पर क्या होगा, जो पोषक तत्व हैं वो सारे के सारे इस मिट्टी में मिल जाएं, ठीक है, इस मिट्टी में मिल जाएं। इस मिट्टी को उनको ऐसा मानना है कि इस मिट्टी से मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये जो भूमि है, ये जो लैंड है वो आपका फर्टाइल हो जाता है। फर्टाइल मतलब जो है उपजाऊ हो जाता है। अब ये लैंड उपजाऊ हो गया, फिर वो अपने ही हिसाब से यहाँ पर खेती करते हैं। इस लैंड में क्या करेंगे, इस भूमि के टुकड़े में क्या करेंगे, खेती करेंगे, बार बार खेती करेंगे, बहुत सालों तक खेती करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस लैंड में खेती कर ली, अब जो ये जो आपका जो भूमि है, जो मिट्टी है, इसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब वो लोग क्या करेंगे कि इस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाएंगे। अब इसको छोड़ दिया, अब इस एरिया में करेंगे, जो सेम प्रोसीजर यहाँ पर अपनाया है ना, वही प्रोसीजर यहाँ पर अपनाएंगे। अब यहाँ पर खेती करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर खेती करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। तो इतने सालों में यहाँ पर दोबारा जंगल उग जाएगा, फिर वो दोबारा यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस टाइप की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं कि जंगल काटा, जलाया, खेती करी, छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए, फिर जंगल कटाया, खेती करी, छोड़ दिया, दोबारा करते, फिर दोबारा यहाँ पर आ गए। तो इस टाइप की खेती को क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं, जो कि एग्जाम्पल है हमारा सब्सिस्टेंस और निर्वाह खेती का। इसका मतलब ऐसी खेती जो कि लोग केवल अपने खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, मतलब
केवल हमारी खुद की नीड पूरी हो जाए, आवश्यकता पूरी हो जाए कि हमने खाया पिया उगाया, खाया पिया उगाया, तो उसको बोलते हैं निर्वाह या फिर सबसिस्टेंस खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या फिर अगर हम बोलें कि कृषि की एक ऐसी शैली जिसका केवल उद्देश्य क्या होता है कि केवल अपने ही परिवार को या फिर छोटे समूह की ज़रूरतों को पूरा करना, तो उसको हम बोलते हैं बर्न एंड स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलोका। मोलोका लार्ज अपार्टमेंट विद स्टीपी स्लेंटेड रूफ फाउंड इन। यहाँ पर क्या बोला है कि जो मलोका है, ठीक है, मलोका एक बड़े अपार्टमेंट जैसे घर हैं जिनकी छत जो है तीव्र ढलान वाली होती है, वो कहाँ पाए जाते हैं? क्या वो वर्षावन में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, या फिर माउंटेनस एरिया में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है रेन फॉरेस्ट, मतलब कि वर्षा वनों में पाए जाते हैं। अब देखो ये क्या होते हैं, एक टाइप के घर होते हैं मलोका, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, एक बड़े बड़े एक अपार्टमेंट की टाइप होता है, ठीक है, एक बड़ा बड़ा अपार्टमेंट है। तो यहाँ पर एक ढलान वाली छत बनाते हैं ये लोग वर्षावन में, और इसी टाइप की जो छत वाले जो पेड़ हैं ये आपको अमेज़न बेसिन में मिलते हैं। देखो इस टाइप की जो छत बनाते हैं यहाँ पे, एकदम स्लैंटेड छत, ठीक है, एकदम अगर हम अपने प्लेन एरियाज़ में देखें इंडिया में तो इस टाइप के घर बनते हैं। यहाँ पे देखा होगा आप, सबके घर ऐसे ही होंगे, इस टाइप के घर बनते हैं जहाँ पे कि हम लोग छत पे खड़े होते हैं, पतंग उड़ाते हैं, मतलब जो भी खाना पीना करना है वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमेज़न बेसिन है, जो वर्षावन है, फॉर रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर इस टाइप की स्लैंटेड ऐसी छत जो कि ढलान वाली, जो तीव्र ढलान वाली जो छत है वो पाई जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलोका बोलते हैं। ऐसे घरों को हम बोलते हैं मलोका। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जहाँ पर लगातार पूरे दिन बारिश होती रहती है, ठीक है, जब करता है तब बारिश हो जाती है, सुबह होगी शाम होगी बारिश होती रहती है। तो यहाँ के लोगों को इस टाइप का घर बनाना पड़ता है जिससे कि जो बारिश आए, यहाँ का जो पानी है वो सीधे आराम से आए और नीचे गिर जाए, ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप के घर होंगे ना तो यहाँ पर पानी जमा हो जाएगा और छत गिरने का, ढहने का खतरा हो जाता है। तो इसीलिए वर्षा वनों में, ठीक है, वर्षा वनों में इस टाइप के जो बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े लार्ज अपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो तीव्र ढलान वाली छत बनाई जाती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तीव्र ढलान वाली छत है, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडियन सब कंटिनेंट लाइज इन। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है हमारे इंडियन सब कंटिनेंट में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर ये पूछा है क्या वो ट्रॉपिकल रीजन में है, सब ट्रॉपिकल में है, ठीक है, या फिर वो टेम्परेट समशीतोष्ण क्षेत्र में या फिर शीतोष्ण क्षेत्र में है? तो इसका सही आंसर है कि सब ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो ये वही वाली बात है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का मतलब क्या है कि यहाँ पे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और साथ में इन दोनों नदियों की जो ट्रिब्यूटरी, यहाँ पे का हम बोले सहायक नदियाँ जो हैं वहाँ जहाँ तक फैली हुई हैं वो आपको वो बनाएंगी हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब वो कहाँ पर है? वो है आपके सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा था कि 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर 10 डिग्री साउथ तक हमने पढ़ा था कि ये आपका इक्वेटोरियल रीजन होता है, ठीक है। अब जो सब ट्रॉपिकल रीजन है वो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक फैला होता है, ठीक है, ये उसके ऊपर होता है। ये आपका हो गया ट्रॉपिकल रीजन और ये वाला हो गया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन हो गया कि 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये हो गया आपका सब ट्रॉपिकल रीजन। और यहीं पर हमारी जो इंडिया है, ठीक है, वो भी आपके हमारे यहीं पर पाई जाती है, इस वाले एरिया में आपको मिल जाती है, यहाँ पर यहाँ कहीं मिल जाती है इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कि सब ट्रॉपिकल रीजन अपने उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पाया जाता है। चलिए अब है एज पर द 2011 का सेंसस व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये पूछा गया है अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व क्या है? क्या वो 482 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर 683 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 582 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम इसको देखें कि ये जो पूरा का पूरा एरिया हमने लिया है, क्षेत्र हमने लिया है, इसको हमने माना है पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का। अब इसमें इस छोटे से एरिया में
382 लोग आ रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मतलब इस पूरे एरिया में 382 लोग रह रहे हैं इतने छोटे एरिया में, ठीक है। जिसको 2011 सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे घनत्व, जनसंख्या का घनत्व की जनसंख्या डेंसिटी कितनी है। पूरे इंडिया की बात करें तो इतनी है, ठीक है। कितनी है? 382। और अगर हम बोलें कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो डेंसेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो वो है बिहार। बिहार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, बिहार में जो कम एरिया में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है। का मतलब जो एरिया तो कम है लेकिन लोग बहुत सारे रह रहे हैं, मतलब कि 1106 लोग रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। कितनी ज़्यादा बड़ी ये बात हमारी हो जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन इंडिया से बनकर आता है 2011 के सेंसस के हिसाब से तो इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन, अगर हम इसको बोलें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ठीक है। इसमें ये मिसिंग है, यहाँ पर ये भी आएगा। यहाँ पूछा है कि भारत में मुख्य रूप से सिल्क का उत्पादन किस राज्य में होता है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर आता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिहार असम, बिहार हरियाणा, असम पंजाब या में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा आपका बिहार और असम। और अगर पूरे के पूरे इंडिया भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा जो सिल्क पैदा होता है वो आपका कर्नाटका में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कर्नाटका में होता है। और भारत जो है, जो हमारा इंडिया है, वो एक अनोखा ऐसा देश है जहाँ पर कि हर प्रकार का जो सिल्क है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अब सिल्क की भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मलबरी हो गया, ठीक है, ईरी सिल्क हो गया, मूंगा सिल्क हो गया, तुषार सिल्क हो गया। तो अलग अलग प्रकार के जो सिल्क हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जितने प्रकार के दुनिया में सिल्क हैं वो सारे के सारे हमारे देश में पाए जाते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो वो आपका होता है कर्नाटका में। लेकिन अगर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो वो आपका आएगा बिहार और असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। अब देखो ये भी यही आएगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ठीक है, क्योंकि हम चैप्टर ही ये पढ़ रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन भी यही होंगे कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन होता है अगर हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें। तो इसका सही आंसर असम में होता है, बंगाल में होता है, फिर दोनों में होता है। तो इसका सही आंसर है कि असम और बंगाल में चाय का प्रोडक्शन होता है। अब हमारा जो चाय का प्रोडक्शन है, केवल अगर पूरे भारत की बात करें तो केवल चाय का प्रोडक्शन असम और बंगाल में नहीं होता है बल्कि नीचे साउथ में भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे केवल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को स्पेसिफाइड तरीके से पूछा जाए तो असम और बंगाल हो जाएगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट MCQs। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइए और बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करो जिनको ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सीरीज़ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो उन बच्चों को भी आप बताइए, चैनल को शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी पढ़ सकें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।